इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षता रावत के साथ और वक्त हो चला है देश भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर में लाखों छात्र और अभिभावकों के बीच गहरी चिंता। पेपर लीक और नकल के आरोपों के चलते राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में कई लोगों को हिरासत में लिया। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने मामले को गंभीर बताते हुए खड़े किए कई सवाल। कहा कि जब छात्रों ने परीक्षा के तुरंत बाद पेपर लीक की शिकायत की थी तो एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई। मिडिल ईस्ट संघर्ष के असर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचत और गैर जरूरी खर्च टालने की सलाह का कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद जगदीश शेट्टर ने किया समर्थन। गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दौरे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को की श्रद्धांजलि अर्पित। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर के लाखों छात्र अभिभावकों में चिंता का माहौल है। पेपर लीक और नकल के आरोपों के बीच राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस पूरे मामले पर शिक्षक और मोशन एजुकेशन के संस्थापक नितिन विजय ने कहा कि इतने बड़े स्तर पर परीक्षा कराना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन परीक्षा की शुद्धता बनाए रखना सबसे जरूरी है। उन्होंने सरकार के त्वरित फैसले की सराहना करते हुए छात्रों से घबराने के बजाय मानसिक रूप से मजबूत रहने की अपील की है। अपनी घटना है सर, ये नहीं होना चाहिए था, पर ये भी हमें समझना पड़ेगा कि 20 लाख बच्चों से ज्यादा का एग्जामिनेशन कराना पेन एंड पेपर पे, 2 लाख से लोग ज्यादा इसमें कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, 5000 से ज्यादा सेंटर्स होते हैं, 550 के आसपास हमारे जो है इसमें सिटीज इन्वॉल्व होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसकी शुद्धता को बनाए रखना शायद इतना आसान नहीं है, पर कौन सही कौन गलत इस लड़ाई में मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद जरूर देना चाहता हूं कि बहुत क्विक एक्शन लिया गया है बच्चों के हित में। जैसे ही पता पड़ा कि हाँ घटना नहीं होनी चाहिए पर अपनी घटना हो चुकी, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था, ये सच है, बट अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या जो हमारा फर्स्ट किट होना चाहिए था सरकार द्वारा वो बिल्कुल सही लिया गया है। ये सच है कि बहुत फास्ट डिसीजन लिया गया है कि नीट दोबारा होना चाहिए। अब जो बच्चे हैं जो मुझे सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस अपनी घटना जो हो चुकी है उसके लिए अब पैनिक ना हो। पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं बिल्कुल पैनिक ना हो, अपने माइंड को काम एंड कंपोज रखें। अगले एग्जामिनेशन में वो जीतेगा जो वास्तविकता में अपनी मनस्थिति को सही रखेगा। एनटी ने एक अच्छा काम और करा है कि उन्होंने बोला है कि दोबारा आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है उनके नोटिफिकेशन में, और उन्होंने बोला है कि आपको बहुत जल्द वो नई डेट और एडमिट कार्ड मुहैया करा देंगे। तो पैनिक ना हो, अपनी तैयारी वापस शुरुआत से तैयारी चालू कर दें। जैसे मैंने आपको बोला था, अपने पीवाईक्यूज करना चालू कर दें। जो पेपर है रोज जो वो 1-1 2-2 दिया करते थे उसकी दोबारा चालू कर दें। उनके पास बुक्स पेपर सब कुछ रखे हुए होंगे। तो बच्चों से कहना चाहता हूं जो अपनी मनस्थिति अच्छी रख लेगा वो उसका अगली बार डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा। पर जो इस एग्जामिनेशन कंडक्शन एजेंसीज हैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगला एग्जामिनेशन में हम इस तरह की अपनी घटना दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बिल्कुल देश हित में नहीं होगा। हाँ, सरकार ने बहुत जल्दी नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। जयपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने पेपर लीक मामले को बेहद गंभीर बताते हुए सवाल उठाए कि जब छात्रों ने परीक्षा के तुरंत बाद ही पेपर लीक की शिकायत कर दी थी तो एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई। गहलोत ने कहा कि लगातार 3 वर्षों से पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे देश के युवा पीढ़ी निराश और परेशान है। उन्होंने इस पूरे मामले को बड़ी चुनौती बताते हुए सरकार से स्थायी समाधान निकालने की मांग की है। देखिए, मैंने कल ही कहा था मीडिया को भी, ये समझ के परे है कि जब 3 तारीख को एग्जाम हुआ था और छात्रों ने
अभ्यर्थियों ने 3 और 4 तारीख को ही पुलिस को रिपोर्ट कर दी, तो कोई परवाह नहीं करी पुलिस ने। फिर उन छात्रों ने एनटीए को लिखा, तब जाके उन्होंने डीजी पुलिस को, मैंने सुना है कि इतला करी कि भाई ये शिकायत हमारे पास आ रही, राजस्थान से आ रही। तब केस एसओजी को दिया गया, उन्होंने 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया। पर ये समझ के परे है क्या कारण था कि एफआईआर तक दर्ज नहीं करे थे। मैंने कल ही मांग करी कि आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो, आपने बैठा रखा उनको, आप उनका अरेस्ट करें, कार्रवाई शुरू करें, जांच शुरू करें। पूरे राजस्थान की बदनामी हो रही थी। पर ये समझ नहीं आ रहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। एसओजी संस्था जो है उनके अधिकारियों में समझ पैदा हो गई कि हम कार्रवाई आगे बढ़ाए नहीं बढ़ाए। ये खबरें भी आ रही थी एसओजी से भी। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात थी। अब सवाल ये कि 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनटीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी। पहले भी जो एग्जाम होते हैं राज्यों में, वहां पे भी राजस्थान सहित मैं जहां तक समझता हूँ शायद उसमें यूपी भी है, गुजरात भी है, हो सकता है एक आधे स्टेट में गलत बोल रहा हूँ, मतलब देहरादून का भी रिपोर्ट आई थी, बिहार से भी आई थी, कई राज्यों से आती रहती है। तो ये जो पेपर लीक के जो गैंग बन गए हैं अलग अलग राज्यों में और राष्ट्रव्यापी, इससे हमारे जो नौजवान पीढ़ी बहुत दुखी है। तैयारी करते हैं, एग्जाम होते हैं, फिर एग्जाम रद्द करने पड़ते हैं। हमें भी राजस्थान एक आउट हो गया, रद्द करना पड़ा था। तो ये बहुत बड़ी समस्या, चुनौती के रूप में हमारे सामने है। भारत सरकार को चाहिए, मैंने पहले ही अपील की थी, ये जो राष्ट्रीय स्तर पर जो ये ऑर्गेनाइज वे में काम हो रहा है, ऑर्गेनाइज वे में गैंग बनी हुई है, ये पता लगाना चाहिए ये इस समस्या के समाधान के लिए। अब आप आश्चर्य करोगे, अभी ये राजस्थान में एसओजी जांच कर रही है, वो पेपर जो राजस्थान से आउट हो गए जयपुर या सीकर से, जो हम सुन रहे हैं, उसने एफआईआर लॉन्च आज भी नहीं करी है, आज की होगी। और बताइए एनटीए ने बिना एफआईआर दर्ज करे पेपर को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। इसका मतलब उनके पास जो खबरें गई है ना छात्रों से जिन्होंने एग्जाम दिया है, डॉक्यूमेंट भेजे हैं, उनसे कन्विंस हो गए। उन्होंने इतना बड़ा एग्जाम 22 लाख छात्र बैठे उसके अंदर, और उन्होंने उसको रद्द कर दिया। इसका मतलब कितना ठोस प्रूफ उनके पास पहुंचे होंगे। जो उनके पास पहुंच चुके हैं, एनटीए के पास पहुंच सकते हैं, नेशनल एजेंसी के पास में, तो राजस्थान गवर्नमेंट के पास एसओजी के पास नहीं पहुंचे क्या? तो पता नहीं है क्या बदनामी के डर से, क्योंकि हमें बदनाम कर रहे हैं 2 साल से, पेपर आउट। हम तो स्वीकार करते हैं, पर हमारे ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे वक्त में केस दर्ज होते थे, हमारे वक्त में ही पेपर रद्द होते थे, वापस एग्जाम करवाते थे। पर ये जो इनकी जो अप्रोच है ना, वो नेगेटिव अप्रोच है। पूरे देश की बदनामी, राजस्थान की बदनामी हो रही है, एसओजी की बदनामी हो रही है कि राजस्थान के एसओजी ने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करी, क्यों नहीं उन्होंने रिपोर्ट भेजी बताया पब्लिक को, भाई हमने रिपोर्ट भेजी थी। तो ये सब रहस्य बने हुए। बहुत ही दुखद घटना है ये, जिसमें एनटीए को ये पेपर रद्द करना पड़ा, सीबीआई को जांच देनी पड़ी। मैं उम्मीद करता हूँ अब भी समय है, लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे सीबीआई भी, पता लगाए कि और जहाँ पेपर आउट आर्मी में हो जाते हैं, जुडिशरी में हो जाते हैं, सब संस्था में पेपर आउट हो रहे हैं। तो ये फन फॉर ऑल हमेशा के लिए प्रॉब्लम हल होनी चाहिए, मेरा मानना है। मेरी रुचि उसके अंदर है कि सरकार किसी पार्टी की हो, पेपर आउट होना बहुत बड़ी घटना होती है। तो मैं समझता हूं कि उसके लिए किस प्रकार से हमेशा के लिए बीमारी समाप्त हो। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोग कहते हैं बेरोजगार लोग क्या करें, ये धंधा पकड़ लिया, धंधा शुरू कर दिया इन लोगों ने। बड़े बड़े नेता उसमें कई बार शामिल होते हैं, ऐसे नाम भी आते हैं। तो ये मैं समझता हूँ इन बातों में बहुत गंभीरता से लेना चाहिए सरकार।
अब सरकार भारत सरकार तो क्या है। करेंगे अगली खबर का। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले को गंभीर लापरवाही और मिलीभगत का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब नीट परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, बल्कि ये कई बार दोहराया जा चुका है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इस तरह की घटनाएं राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं है और सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी पेपर लीक को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों की परीक्षा में बार बार गड़बड़ी होना बेहद चिंताजनक है, लेकिन अब तक ना तो बड़े स्तर पर सख्त कार्रवाई सामने आई है, ना ही इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है। भारद्वाज ने इसे सिस्टम की बड़ी विफलता बताते हुए पारदर्शी जांच की मांग की है। उन लाखों बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अपनी तरफ से पूरी संवेदना देना चाहता हूं जो इस परीक्षा के रद्द होने से प्रभावित हुए हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में आईआईटी का पेपर दिया था पहले, फिर सिविल सर्विसेज का पेपर दिया था। मैं जानता हूं कि किस तरह से कठोर तपस्या करनी पड़ती है। हमारा एक छोटा सा घर होता था वहां पे हिसार में, ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवा लिया था। 24 घंटे उस कमरे में बैठा मैं तैयारी करता रहता था। फॉर्चुनेटली उन दिनों में पेपर लीक नहीं हुआ करते थे। इतना गरीब परिवार होते हैं, वो गरीब परिवार, कोचिंग इतनी महंगी है। कोचिंग करने के लिए कई लोग दिल्ली आके रुकते हैं, दिल्ली में किराए की जगह लेते हैं बच्चे। अपने माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप अपनी सोना गिरवी रख देते हैं, जमीन बेच देते हैं बच्चे को कोचिंग कराने के लिए। और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं। सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो। और वो कर रहे हैं, पेपर लीक पे लीक पे। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। ये सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल आप लोगों के साथ है। थैंक यू। पिछले कई वर्षों से हम ये बात सुन रहे हैं कि जो प्री मेडिकल का टेस्ट होता है, जिसको अब नीट कहा जाता है, जो एमबीबीएस करने का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें करीब 24-25 लाख युवा हिस्सा लेते हैं, वो पेपर लीक हो रहा है। वो पेपर लीक करने वाले गिरोहों के ऊपर क्या सजाएं दी जाती हैं वो मैंने कभी अखबारों में नहीं पढ़ा। उसके ऊपर कभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया कि साहब हमने उनके ऊपर पीएमएलए लगा दिया और वो 6 साल से जेल में बंद है, हमें नहीं पता। उनको किन अधिकारियों या राजनेताओं का संरक्षण मिला जो उन तक पेपर पहुंचा, इस चेन के बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ। किसकी कॉन्स्पिरेसी है, वो कौन गिरोह चला रहा है, किससे साठगांठ है, इसके बारे में कभी चर्चा जो है हमने किसी अखबार या मीडिया में नहीं सुनी। इससे लगता है कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की कुरीतियां जो हैं पल रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट का भी मैं मानता हूं, जो 2024 का फैसला था, जिसमें बार बार लोगों ने कहा कि आप इस फैसले से इस नीट के एग्जाम को दोबारा करा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं माने। कई महीने तक उन्होंने इस मामले को टाला और बाद में कहा कि ये नीट का एग्जाम सही है। जबकि ये साबित हो गया कि लीक हो गया, तो क्या हुआ? जिन लोगों ने पेपर खरीदा, उसके पैसे दिए, वो आज हो सकता है एमबीबीएस के 3rd ईयर में पहुंच गए, तो उनका तो काम सफल हो गया।
जिसने पैसे देके पेपर खरीदा, जिसने बेईमानी करी, भ्रष्टाचार किया, उसको डॉक्टरी में एडमिशन मिल गया और एक गलत मैसेज गया पूरे देश में कि साहब लीक पकड़ा भी जाएगा तो जिसने खरीदा और जिसने बेचा उसके तो पैसे बन गए और उसकी डॉक्टरी की सीट बन गई। तो वो एक गलत जो है फैसला था। सरकार का संरक्षण है। देखिए, पेपर कोई गिरोह तो बनाता नहीं है, पेपर तो सरकार बनाती है, सरकार के अफसरों के अंतर्गत जो होता है। अब सरकार के अफसरों से ये पेपर उन गिरोहों तक कैसे पहुंच रहा है, इसका खुलासा सरकार ने अब तक नहीं किया। पता नहीं कितनी जांच हो चुकी है भाई, 17 में कैसे हुआ, 16 में कैसे हुआ, 24 में कैसे हुआ, क्यों नहीं बताती सरकार? किन लोगों के तार जुड़े हुए थे, क्यों नहीं बताती सरकार? इसका मतलब सरकार छिपाती है। इसकी जिस तरीके से गहन जांच होनी चाहिए वो नहीं करवाती है। क्यों नहीं करवाती? क्योंकि इनके अपने लोग फंस जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद जगदीश शेट्टर ने मिडिल ईस्ट संघर्ष के असर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचत, गैर जरूरी खर्च और विदेश यात्राओं को टालने की सलाह का समर्थन किया है। हुबली में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ये समय बेहद संवेदनशील है, ऐसे में लोगों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही खरीदारी करनी चाहिए और सोने चांदी जैसे गहनों की खरीद फिलहाल टाल देना बेहतर होगा। इसके साथ ही शेट्टर ने आंध्र प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात का कोई विशेष राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। शेट्टर के मुताबिक यह बैठक मुख्य रूप से विकास से जुड़े मुद्दों और राज्य के हितों पर चर्चा के लिए की गई थी। ಈ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದಂಥವರು ಜನರಿಂದಲೂ ಸಹಕಾರ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾಗರಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಹೌದು. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಆಹಾರದ ಒಂದೇನು ಕೊರತೆ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಜಿಯವರು ಏನೊಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ಅದನ್ನೇ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೂ ಅದರ ಇಫೆಕ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲು, ಡೀಸೆಲು ಈಗ ಅನ್ನೆಸರಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲಿನೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಜರೂರೈತೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಟೂ ವೀಲರ್ನಾಗಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಾದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲು ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲದ ಮಿತ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಬಂಗಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನೆಸೆಸಿಟಿ, ಲೈಫಿನ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ಇದಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ ಆದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಅವರೊಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಅಡ್ವೈಸ್. ಅದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಏನು ಅದರಾಗೇನು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು ಏನು ಅನ್ನುವಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು NDA ಮಿತ್ರಕೂಟದ ಸಹಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತು TDPಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಒಂದು ಚಾಣಾಕ್ಷದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಹಿತ ಭಾಳ ಒಂದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸಹಜವಾದಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿಲ್ಲ. गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दौरे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आज जब हम गर्व से खुद को भारतीय कहते हैं तो सरदार पटेल के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव स्वतः ही मन में जागता है। शेखावत ने कहा कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में सरदार पटेल को नमन करना पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। विभिन्न रियासतों में बटे हुए भारत को जब अंग्रेजों ने अपने विवेक के अनुरूप निर्णय करने की स्वतंत्रता दे दी थी, इस विचार और सोच के साथ में कि आज़ादी के बाद भारत कोई एक देश न रह करके विभिन्न रियासतों के हिस्सों में बटा हुआ, विभिन्न भूभाग में विभिन्न बोली भाषा संस्कृति में बटे हुए विभिन्न
राष्ट्रों का समूह बन जाएगा। सरदार पटेल के दूरदर्शिता, उनके साहस, उनके पौरुष और उनके पराक्रम के चलते हुए भारत विभिन्न रियासतों को एक सूत्र में निबद्ध करके एक माला के रूप में मां भारती के कंठ का हार बना। आज हम भारत के 140 करोड़ जब गर्व से अपने आप को भारतीय कहते हैं, निश्चित रूप से हम सब के मन में, हम सब के हृदय में सरदार पटेल के प्रति एक श्रद्धा के भाव तो उभरते ही है, लेकिन साथ ही साथ एक कृतज्ञता का भाव भी उभरता है। सरदार पटेल के इस स्मारक के रचयिता, इस विचार के अधिष्ठाता, जिन्होंने सरदार पटेल को कृतज्ञ राष्ट्र श्रद्धांजलि दे सके, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा ले सके, यहाँ आकर के भारत को सशक्त, समर्थ, समृद्ध बनाने का संकल्प ले सके, इस दृष्टिकोण से इस तीर्थ का जो निर्माण किया, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की बना करके सरदार पटेल को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए, तो उस विचार के अधिष्ठाता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हुए, उनके विचार के लिए उनका साधुवाद करते हुए सरदार पटेल के श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से इस स्थान पर आकर के व्यक्ति के हृदय में राष्ट्रभक्ति का भाव और राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित कर देने का भाव स्वतः स्फूर्त रूप से जागृत होता है। यह स्थान देश के सभी तीर्थों से बड़ा महातीर्थ है और जिस तरह से प्रोफेशनली यहाँ व्यवस्थाओं का संधारण किया गया, छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल को देख करके, विचार करके इस महान तीर्थ का संयोजन किया गया है, निश्चित रूप से अपने आप को भारतीय होने। खबरों में इतना ही। अपडेट के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।